नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित की दूसरी मैराथन क्लास कराएंगे। यदि आपने पहली मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि गणित का कंप्लीट सिलेबस हम 2 मैराथन क्लास में कंप्लीट कराएंगे। यानी एक मैराथन क्लास हम करा चुके हैं, यह दूसरी मैराथन क्लास है। प्रत्येक विषय की 2 मैराथन क्लास आएंगी, केवल हिंदी विषय की 1 मैराथन क्लास होगी। तो इस प्रकार जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी मैराथन क्लास देखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एक मैराथन क्लास का टाइम लगभग 1.5 घंटे का है। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट सिलेबस आप 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा वह सिलेबस से ही बनाएगा। समझते हैं इसमें जो आपका संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ये हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं सक्रियाएं, ये भी पहली मैराथन क्लास में करा चुके हैं। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय सक्रियाएं, ये भी पहली मैराथन क्लास में करा चुके हैं। दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय सक्रियाएं, ये भी पहली मैराथन क्लास में करा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज की मैराथन क्लास में क्या क्या टॉपिक हैं जो बचे हैं वो आज के में हैं। जैसे अपवर्तक, जिसे विभाजक कहते हैं, अपवर्त जिसे गुणज कहते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ये आज के मैराथन क्लास में हम कराएंगे। और लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, ये आज की मैराथन क्लास में होगा। प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ये तीनों टॉपिक आपके आज की मैराथन क्लास में हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये हम पहली मैराथन क्लास में करा चुके हैं। सजातीय तथा विजातीय बीजगणितों, व्यंजकों का बोध करना, बोध तथा इनका जोड़ घटाव, ये आज कराएंगे। तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण की संकल्पना, ये हम करा चुके हैं पहली मैराथन में। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश, 120 का कोण बनाना, ये भी हम करा चुके हैं पहली मैराथन क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये हम करा चुके हैं पहली मैराथन क्लास में। आज ये 2 टॉपिक, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी, ये हम कराएंगे आज। और परिमिति का अर्थ, ये कराएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपका जो सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इनका जोड़ घटाव और ये वाले टॉपिक, इस प्रकार एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज कराएंगे। ये आपने कंप्लीट सिलेबस देखा और बताया हमने कौन कौन से कराएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आज हम आपको ये टॉपिक कराएंगे और ये कराएंगे, ये 3। और यहाँ से देखते हैं ये 4, 5, 6, ये टॉपिक इस मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास को। देखते हैं दोस्तों, मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत का अर्थ समझिए। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। इसका चिन्ह ये होता है, ये वाला ऐसे करके। तो आप समझ गए प्रतिशत क्या है, वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे कहीं लिखा है 10%, तो इसका मतलब यह है प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 15%, तो इसका मतलब यह है प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। तो आप समझ गए, जब प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो उसे हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। यही आपकी परिभाषा में दिया है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। समझते हैं जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप यानी टॉपिक या टाइप के हिसाब से विभाजित किया है।
देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत में बदलना। जब किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करेंगे, जब कोई संख्या है उसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखते हैं, समझते हैं। 3 को प्रतिशत में बदलिए। जब 3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे 100 में, तो कितने बार जाएगा, 50 बार। तो और क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो कितना आएगा, 50%। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 0.25 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 2 जीरो यानी 100 आ जाएंगे। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 25। और प्रतिशत में बदलते हैं तब चिन्ह लगाते हैं, यानी 100 का गुणा और चिन्ह लगाते हैं तो ये चिन्ह आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 30 का कितने प्रतिशत 6 है। तो जिसके साथ का होता है वह भाग में आता है, वह संख्या भाग में लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे। जैसे एक और इसी प्रकार का प्रश्न है, 6 30 का कितने प्रतिशत है। तो का किसके साथ है, 30 के साथ, तो इसे बट्टे में लिखेंगे और जो दूसरी संख्या है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी अंश में। तो किस प्रकार लिखेंगे, 30 का कितने प्रतिशत 6, तो लिखेंगे 6/30। और फिर जब एक बार रूप बन गया तो क्या करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 में 100 का भाग देंगे तो 20 आएगा। तो इस प्रकार ये सॉल्व करके 20% आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है 2015 में। 2480 का कितना प्रतिशत है। तो हमने बताया जिसमें का है, जिस संख्या के साथ उसे बट्टे में लिखेंगे। तो इस प्रकार 24/80, 80 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 30%। इसे सॉल्व कर लें, कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 8 तिया 24 और यहाँ पर क्या है 10 बचे, तो ये 30 आ गया। इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, 4 का 3% है। 4 के साथ का है तो ये बट्टे में आएगा, तो लिखेंगे 3/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 4 का भाग 100 में लगाएंगे, जाएगा 25 बार और 25 तिया 75 और आंसर में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बट्टे में लगेंगे, यानी 1000। अब इसे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो 85/10 बचेगा। 10 का भाग लगाएंगे तो 8.5 इस प्रकार, और आंसर में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भिन्न में बदलना। जब कोई संख्या प्रतिशत में हो तो भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे। तो 100 का भाग लगाएंगे। जैसे 20% का भिन्न रूप लिखिए, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 100 का भाग लगाएंगे। इसे हल कर लेंगे, 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, 1/5। 15% का भिन्न रूप, जो 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, इसे हल कर लेंगे, 3/20 आएगा। 18% का भिन्न रूप होगा, तो 18% का भिन्न रूप यानी 18/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, इसे सरल कर लेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 9 18 और ये 50 बार, तो इस प्रकार 9/50 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, प्रतिशत में वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी।
एक वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपये हो गई। इस प्रकार कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? पहले कोई वस्तु 1200 रुपये की थी और अब 1500 रुपये की हो गई। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे? जब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी हो तो पहले वृद्धि निकालते हैं, तब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो क्या होगा? 1500 में से 1200 घटाएंगे तो 300 रुपये। तो वृद्धि निकली 300 रुपये की। अब 300 का प्रतिशत बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे कि पहले जो कीमत थी वो 1200 रुपये थी, तो 1200 रुपये पहले कीमत थी, तो उसे बट्टे में लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे, और अंश में लिखेंगे 300। और प्रतिशत में बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। जब इसे हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 दूनी 24, 24 और बचे 6, 12 5 60, तो कितना आएगा? 25। एक सवाल को डिटेल में समझ लीजिए, फिर हम आपको शॉर्ट में समझाते रहेंगे। तो इसमें क्या था कि पहले कोई वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, क्योंकि हमें क्या पता था कि इसकी कीमत 1200 रुपये है, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसकी कीमत 1500 हो गई। तो हम कम या ज़्यादा किसी एक को तो बेस मानकर मान निकाल रहे हैं, किससे हमें पता पड़ा कि अधिक हो गई या कम हो गई? तो हमें 1200 से पता पड़ा, तो इसे हम बट्टे में लिखेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत कमी ज्ञात करना। सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 125 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 100 रुपये हो गई। तो आपने देखा कि आपको कैसे पता पड़ा कि कीमत कम हुई या अधिक हुई? तो पहले जो कीमत थी उससे उसकी तुलना की। तो जो पहले वाली कीमत होती है उसे ही हम बट्टे में लिखते हैं। तो देखते हैं, एक वस्तु की कीमत 125 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 100 रुपये हो गई। इस प्रकार कीमत में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो पहले कमी निकालेंगे। कमी क्या करेंगे? अधिक में से कम को घटाएंगे, तो कितनी आई? 25 रुपये की। अब क्या करेंगे? जो प्रारंभ में कीमत थी उसे बट्टे में लिखेंगे। तो इस प्रकार 25 बट्टे 125, और ये 100 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि प्रतिशत में बनाया गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 20%। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, 200 का 20% ज्ञात कीजिए। तो 200 का 20% ऐसे लिखेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 दूनी 40। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 40। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2020 में आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। x का x% 24 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, x का x% बराबर x का x% 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे लिखेंगे? x का x% बराबर 64, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो भाग में क्या लगाएंगे? 100। तो इस प्रकार इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये 100 को क्या करेंगे? 75 कर देंगे। 100 का 75 कर दिया, और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और इधर 64 गुणा 100। तो जब बराबर के एक साइड वर्ग हो तो वह दूसरी साइड वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ वर्गमूल निकाल देंगे इन सभी संख्याओं का। 64 का होता है 8 और 100 का होता है 10, अलग अलग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार इनका गुणा करेंगे तो आएगा 80। इनका आप रिवाइज कीजिए, जितना अधिक मैथ को रिवाइज करेंगे उतना सरल आपको लगने लगेगा। आपके पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम टाइप से बनाकर हमने समझाया है आपको, जिससे आपको सरल लगने लगे। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, इन्हें आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? यानी 30 बच्चे हैं, 80% उत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब ये है 30 का 80% निकाल लेंगे, और 30 गुणा प्रतिशत का जो चिन्ह है वो बट्टे में 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24, क्योंकि 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 या 24।
तो अतः उत्तीर्ण बच्चे 24। यदि इसी में पूछा जाता कि अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हैं तो क्या करेंगे, कुल बच्चों में से 24 को घटा देंगे तो आपके अनुत्तीर्ण बच्चे भी निकल आएंगे। तो इस प्रकार 24 उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण 6 हुए। ये हमने अपनी तरफ से प्रश्न में लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 का हो तो राकेश ने कितने अंक मिले। ये 2018 का प्रश्न है। तो यानी 65% अंक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण किए। पूर्णांक कितने का है, 500। 500 का 65% निकाल लेंगे। 500 का 65% यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 325। अतः राकेश ने 325 अंक प्राप्त किए या 325 अंक मिले। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कितने कप थे, 60 कप थे। 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। कहने का मतलब ये है हमारे पास 40 थे, 60 थे, 60 में से 40 बिच गए। तो इसका मतलब ये है, आप इसे समझने के लिए आपके जो यूनिट टेस्ट या पेपर जो भी आपके विद्यालय में कराए जाते हैं उनमें नंबर दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके ऐसे नंबर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुल आपका टेस्ट कितने का था, 30 का, उसमें से नंबर आए 25। तो इसका मतलब ये है कि कुल कितने थे, 60 में से 40 बिक गए। तो किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार। अब हमें इसे प्रतिशत में बनाना है तो 100 का गुणा करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 66.66%। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले वृद्धि निकालेंगे फिर वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि पहले कितने की थी, 300 रुपये की, अब 375 की हो गई। बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे तो वृद्धि आएगी 75 की। 75 को जब पहले कीमत प्रारंभ में 300 थी तो वो बट्टे में लिखेंगे, तो 75/300 गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि प्रतिशत में बनाना है। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जो आपका सॉल्व होकर आंसर निकलता है उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 का भाग लगाएंगे, 75 में 25 बार जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आया 25%। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इसमें अनुत्तीर्ण पूछा है। देखते हैं दोस्तों, 75% उत्तीर्ण हुए, किसमें से, 1500 बच्चों में से। तो 1500 का 75% निकाल लेंगे तो उत्तीर्ण बच्चे मिल जाएंगे। तो देखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 का गुणा 75 में करेंगे तो 1125 आएगा। ये थे उत्तीर्ण बच्चे। कुल बच्चे हैं हमारे पास 1500 और 1500 में से 1125 घटा देंगे, 375 आएंगे अनुत्तीर्ण बच्चे। इस प्रकार आप करेंगे। एक प्रश्न को करने के कई मेथड होते हैं। जो सरल मेथड है उसे हम करा रहे हैं, क्योंकि जो आपके हिसाब से सही है, जिसे आप अपने परीक्षा में कर सकते हैं, वही मेथड हम आपको करा रहे हैं। तो इस प्रकार आपने प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप 84 45 76 64 64, ये नंबर है 84 45 76 64 64। आप 64 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। यदि आपको किसी भी विषय की पीडीएफ चाहिए या कंप्लीट विषय की पीडीएफ चाहिए, 8 विषय की, तो आपको मिल जाएगी। आप मैसेज करें, क्योंकि समय बहुत कम है। आप पीडीएफ से पढ़िए और वीडियो से समझिए, तभी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बीजगणित का टॉपिक है ये।
लेकिन इसे समझाने से पहले कुछ बेसिक आपको बताएंगे जिससे आपको सही से समझ में आए, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैराथन क्लास का टाइम 3 बजे है, दोपहर 3 बजे, प्रत्येक दिन दोपहर 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे आपकी प्रत्येक दिन मैराथन क्लास आएगी, तो आप मैराथन क्लास ज़रूर देखें। और ये आपकी आएगी एग्ज़ाम स्टडी 24। एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल है। इस पर ये आपको प्रत्येक दिन मैराथन क्लास मिलेंगी। एक विषय की 2 मैराथन क्लास आएंगी और कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एक मैराथन क्लास का टाइम लगभग 1.5 घंटा है, तो इसका मतलब ये है एक विषय को आप 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। और अच्छे अंक लाने के 2 ही तरीके हैं, आप सिलेबस कंप्लीट करिए और पुराने पेपर हल कीजिए। हमारी राह केवल यही है और यही सही तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सजाती पद या सजाती समान पद। सजाती पद या समान पद समझते हैं इनको। पहले इन्हें समझते हैं, तभी आप प्रश्न को कर सकते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो उन्हें सजाती पद कहते हैं, जबकि संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। बीजीय यानी जो एक्स वाई जेड है, ये बीजीय पद हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हैं उन्हें सजाती पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 2xy और 5xy ये समान हैं, तो यहाँ पर हमने समान किससे ज्ञात किया? ये xy पद है, ये xy है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया है संख्यात्मक गुणांक अलग हो सकते हैं। ये 3x और 8x समान है क्योंकि x हैं। ये 4y और 5y समान है क्योंकि यहाँ पर y हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विजातीय पद या असमान पद। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक समान हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सजातीय पद हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो बीजीय पद होते हैं उनसे ज्ञात करते हैं, हमें गुणांक से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर भी हम बीजीय पद देखेंगे। तो यहाँ पर बीजीय पद एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स है, ये समान नहीं है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, ये समान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजक की डिग्री समझते हैं। किसी भी व्यंजक की डिग्री एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। साथ ही साथ व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है, अर्थात व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा। 3x² + 5x + 1 में व्यंजक की डिग्री 2 है क्योंकि उच्चतम घात 2 है, जबकि पदों 3x² 5x तथा 1 की डिग्री क्रमशः 3x² जो पद है उसकी डिग्री 2, 5x की डिग्री 1 और 1 की डिग्री कितनी होगी? 0। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी व्यंजक। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी कहलाता है। जैसे 5x है, -xy है और 4z² और 7, ये सभी क्या है? एक पद है। एक पद कैसे ज्ञात किए? क्योंकि अगर कोई पद ऐड होगा प्लस माइनस से या कोई भी चिन्ह से तब तो पद होंगे एक्स्ट्रा, नहीं तो एक ही पद होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों वह और वे असमान पद हों। यदि समान पद होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे तो वो एक बन जाएगा, इसलिए असमान पद हों। 2 पद तो हों लेकिन असमान पद हो। जैसे 3x + 2y और x - 5 xy + 4z x² - b², ये क्या है? 2 पदी हैं, आपके 2 पद हैं। वह व्यंजक जिसमें 3 पद हों और वे असमान हो त्रिपदी पद कहलाते हैं, त्रिपद व्यंजक कहलाते हैं। जैसे इसमें 3 पद हैं और अलग अलग हैं, x² + y² + 2xy। नोट में समझते हैं, समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इन्हें जोड़ लेंगे। पहले पद में 5x हैं, दूसरे पद में 7x हैं, तो ये 12x हो जाएंगी। यदि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो कोष्टक खोलने पर उसके पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे
ये कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह सभी चेंज हो जाएंगे। ये -5x है तो प्लस का 5x हो गया, प्लस के y है तो माइनस के y हो गए। इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। दो या दो से अधिक कोष्टक के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं। जैसे ये कोष्टक है और इसमें किसका चिन्ह मानेंगे? गुणा का, जब कोई चिन्ह ना हो। समीकरण को समझते हैं। 2x + y = 0 ये समीकरण है। x + y = 7 ये समीकरण है। क्योंकि इसलिए आपको पता होना चाहिए व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। ये व्यंजक है, जब बराबर में कोई संख्या लिखी हो तो वह समीकरण बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ शॉर्ट में समझते हैं और आप इन्हें स्वयं करें। जैसे जोड़ना है तो हमने आपको बताया सजाती पदों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 3x + 4x यानी 3 और 4 मिलकर हो गए 7x। नेक्स्ट देखते हैं x + 3x + 6। तो सजातीय पद कौन कौन से हैं? x के जोड़ लेंगे तो 1x और 3x 4x, और इस प्रकार 4x + 6। नेक्स्ट देखते हैं x + y + 2x + 3y। तो क्या करेंगे? x के पद जोड़ लेंगे, 2 और 1 3x, और आपके 1y ये है और 1y ये है, यानी 3y और 1y 4y। तो इस प्रकार आप इन्हें कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, घटाव। घटाने में भी जो सजातीय पद होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, 5x - 2x। तो 5 में से 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा। यहाँ पर देखते हैं 6x - 9x। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 9 में से 6x घटाएंगे तो 3x, और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है 9 माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। इस प्रकार आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6x + 4x - x - 2x। तो इसमें क्या करेंगे? x प्लस के पहले ऐड कर लेते हैं, 6 4 10x, और माइनस के ऐड कर लेते हैं, सभी x हैं, सभी समान पद हैं। तो इस प्रकार -3x। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे 7। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट देखते हैं गुणा। सजाती पदों की गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे ये x लिखा है, इसका मतलब ये है इस पे पावर 1 है, समझते रहें। और गुणा में घातें जुड़ती हैं, सजाती पदों की गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये ध्यान रखें। कहीं पर लिखा है x × x, तो इसका मतलब हो जाएगा x², क्योंकि इस पर भी पावर 1 है और इस पर भी पावर 1 है, घातें जुड़ जाएंगी। जब x × x 3 बार लिखा है तो इसका मतलब ये 1 घात है और 3 हो गई घात। यहाँ पर लिखा है गुणा में, ये सभी गुणा में हैं तो सजाती पद हैं, तो x तो x², और बाई पे बाई 3 बार लिखा है तो 3, तो y³ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं x × x यानी 3 बार x है, 1 बार y है, तो 3 बार है तो 3 घात, और जो आपका गुणांक है यानी अंक है उसे ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब ये है ये गुणा में है, हमने आपको बताया था, और 1 घात इस पे है तो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं x कोष्टक में y - z। इसमें क्या करेंगे? x × y से करेंगे और x × z से करेंगे। तो इस प्रकार आप कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका xy - xz। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब कहीं लिखा है x + y का होल स्क्वायर, वैसे तो इसका सूत्र होता है, लेकिन आपको क्या है इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। यदि 2 नंबर में आता है, सूत्र तो 1 लाइन में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? जब पावर आपकी 2 लगी यानी घात 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता है बीच में, 2 कोष्टक के बीच में। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे? ये पूरा कोष्टक है, ये वाला, ये पूरा कोष्टक पहले x के साथ गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर y के साथ गुणा कर देंगे, यही लिखा है। पूरे कोष्टक को हमने पहले x के साथ गुणा कर दिया, फिर ये वाला प्लस का चिन्ह, फिर हमने क्या किया? y के साथ गुणा कर दिया, तो इस प्रकार लिखा। अब इसे सॉल्व करेंगे, x के साथ गुणा किया, गुणा में लिख दिया, फिर y के साथ किया, ये वाला प्लस का चिन्ह समझते रहें, y का इसके साथ कर दिया, फिर y का इसके साथ कर दिया, y के साथ। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x² xy, और ये क्या हो जाएगा? xy
और वाई स्क्वायर, क्योंकि क्रम से लिखे जाते हैं, जैसे ABCD क्रम में होती हैं। अगर बाई एक्स है तो एक्स वाई लिखेंगे, तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2xy हो जाएंगे और ये वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर ये लिख सकते हैं जो x के पद, इसमें x का पद है और इसमें भी x का पद है, तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। ये भी लिखने का तरीका सही है कि x की सबसे बड़ी घात तो फिर x की कम घात, जिसमें x नहीं है वो लिखें, क्योंकि लिखने के कई तरीके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सजाती पदों की भाग में घातें घटती हैं। समझ लें, भाग में घातें घटती हैं। जैसे कहीं पर लिखा है x⁵ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं बट्टे में, और डिवाइड में यानी भाग में घातें घटती हैं, जो नीचे जो पद है उस पर घात देखेंगे। सजाती है यानी x ऊपर है तो x नीचे भी है, तभी ये रूल लगेगा। तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 घटा देंगे ऊपर वाले में से, तो इस प्रकार ये बचेंगी x⁵3। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 1 घात घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 3 घात घटाएंगे तो 5x, और जो आपके अंक हैं वो सेम लिख देंगे। यहाँ पर देखते हैं x की घात, यहाँ पर नीचे क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्वयं कर सकते हैं, इसे हमने समझा दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं मान रखना। मान रखना समझते हैं, x प्लस वाई को हल कीजिए। यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 2 रखेंगे। जहाँ x है वहाँ पर 1 और y की जगह 2 रखेंगे, दोनों ऐड कर देंगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2x प्लस 3y को हल कीजिए, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 2 रख देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 10, तो इस प्रकार ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5y स्क्वायर को हल कीजिए, x बराबर 2 y बराबर 2 हो। देखते हैं दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 2 रखेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर x के बराबर 2 रख दिया। यहाँ पर क्या है, x पे घात 2 है, इसलिए 2 पे घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की जगह रखेंगे, तो x की जगह 2 और y की जगह 2 रखते हैं, 2 पहले से है ही है, तो ये 2 गुणा में है, ये अंक जो है वो ऐसे ही रखेंगे। इस प्रकार 5, और यहाँ पर y स्क्वायर है तो y की जगह 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब इन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 40। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2x स्क्वायर को हल कीजिए, यदि x बराबर -2, यहाँ पर x की जगह -2 रखेंगे। जब -2 2 बार लिख देंगे, क्योंकि पावर 2 है, घात 2 है, लेकिन इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस के आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पक्षांतर करना। 2x - 4 बराबर 6 को हल कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं और ये पक्षांतर का नियम भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जो अंक हैं वो बराबर के उस तरफ ले गए। तो जब बराबर के इधर या उधर जब कोई अंक जाता है या कोई संख्या जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा माइनस के 4 हैं तो बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार 6 और 4 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये गुणा में हैं तो वो भाग में पहुँच जाएंगे। जो संख्या गुणा में है वो भाग में पहुँच जाएगी। तो ये पक्षांतर का नियम है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न आप स्वयं कर लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये पेपर में आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। 5x + 7x - 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये प्लस कोष्टक के बाहर प्लस है तो कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह नहीं चेंज होगा, कोष्टक खुल जाएगा। तो इस प्रकार ये आएगा इतना, 5 और 7 हो जाएंगे 12, 12x - 3।
नेक्स्ट देखते हैं ए माइनस कोष्टक बी माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। आपका हमने पहले बीजगणित में बेस क्लियर किया, अब जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें करा रहे हैं। अब आपको प्रश्न सरल लगेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास का ये मतलब नहीं कि इतना भी शॉर्ट करा दिया जाए कि आपको ये भी न पता पड़े कि ये प्रश्न कैसे हो रहे हैं। मैराथन क्लास में हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। जो सिलेबस है ये वही नोट्स हैं जिनसे हमने क्लास ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ए माइनस कोष्टक बी माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार उतार लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोष्टक खोलेंगे, यहाँ पर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के जो भी संख्याएं हैं, जो भी बीजीय पद हैं, उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो b प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2a प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब देखते हैं a और a को ऐड कर लेंगे, 3a और बचा क्या, माइनस के b। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ 3a माइनस b। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रश्न आपके 2015 में पूछा गया है, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, इसका मान ज्ञात करना है। लिख लिया हमने एक बार, और यहाँ पर देखते हैं चिन्ह प्लस का, तो कोष्टक खुलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो हमने ये कोष्टक खोल दिया। अब ए के एक साथ कर लेते हैं, 8a और आपके 3a 11a, तो यहाँ पर ये घट जाएंगे, माइनस के 3b और प्लस के 3b, तो इस प्रकार आंसर आएगा 11a। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3ab माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसे कैसे हल करेंगे, सजाती जो पद होते हैं उन्हें जोड़ और घटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार आपने एक बार ये उतार लिया। अब देखते हैं, 3a ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर आपके माइनस के 2ab स्क्वायर और प्लस के 3ab स्क्वायर, ये एक साथ हमने लिख लिए। बाद बाकी जो बचा ये लास्ट में लिख दिया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, ab स्क्वायर, और ये आपके सेम उतार देंगे ऐसे, क्योंकि इसमें ab है और इसमें ab स्क्वायर था। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, केवल ये समान पद है तो उसको ही सॉल्व किया। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर आप ab कॉमन लेंगे तो इस प्रकार आएगा, आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है, x y माइनस जेड प्लस y जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। तो हमने आपको बताया था अभी कि इसका आप अंदर गुणा करेंगे एक एक करके, इसके साथ फिर इसके साथ। तो क्या होगा, y गुणा एक्स माइनस जेड गुणा एक्स, और y का इसमें अंदर करेंगे तो z गुणा y माइनस एक्स गुणा y, z का अंदर करेंगे तो x गुणा z माइनस y गुणा z। अब इसमें क्या है, एक पद प्लस, इसे सही कर लेंगे क्योंकि क्रम होता है ABCD लिखने का, x के बाद y के बाद z आएगी। तो x को xy लिख सकते हैं और x को xz लिखेंगे। इसे सही किया गया है, केवल क्रम को बदला गया है, क्रम सही कर रहे हैं। zy को yz लिखेंगे और xy सही है, xz सही है, yz सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, xy का एक पद ये है, एक पद ये है, यानी एक प्लस का एक माइनस का है, एक साथ लिख लिए। माइनस xz और xz ये प्लस का है, एक साथ लिख लिए। अब बचा yz प्लस के और yz माइनस के, यानी हम कह सकते हैं इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए वही प्रश्न है, ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। माइनस 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो आपने देखा कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक बार उतार लेते हैं और कोष्टक के बाहर जब माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो इसे ऐसे ही उतार लिया और ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। इस प्रकार ये लिखेंगे -2x² प्लस x² -4x। अब क्या करेंगे, x² के ये दो पद हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बचेगा x², लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इस प्रकार ये आंसर आएगा। या फिर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा, अंदर के जो चिन्ह हैं वो चेंज हो जाएंगे। या फिर x लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, -x लेंगे कॉमन तो x + 4 आएगा। आप ये भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। इसे क्या करेंगे, जब घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरे कोष्टक का गुणा x में करेंगे, फिर पूरे कोष्टक का गुणा इसमें करेंगे और जो प्लस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, x गुणा एक एक करके इन दोनों में करेंगे और 5 गुणा इन दोनों में करेंगे। तो इस प्रकार ये आएगा आपका x + 5x + x 5 x गुणा 5 + 5 गुणा 5। अब x² ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 25, 55 25 और 5x ऐड हो जाएंगे 10x। इस प्रकार x² + 10x + 25 लिखने को तो सूत्र डायरेक्ट होता है, लेकिन जब 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाएगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2x - 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे अभी कराया था उसी प्रकार इसे करना है, जैसे ये था उसी प्रकार करना है। समझा देते हैं आपको, 2 बार लिख लिया है। फिर क्या करेंगे, इस कोष्टक का गुणा एक बार इसके साथ, इस पद के साथ, माइनस का चिन्ह आएगा और फिर एक बार इस पद के साथ। तो इस प्रकार आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा 4x² - 20x + 25। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समीकरण दिया है 3x - 5 = x + 3 को हल कीजिए। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एक बार हमने उतार लिया, x के पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा यानी 3x, और ये क्या करेंगे, इधर पहुँचाएंगे और x को इधर लाएंगे। तो जो भी बराबर के इधर उधर जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये x प्लस का था या माइनस का हो गया, जब 5 माइनस के थे और बराबर के इधर प्लस में हो गए। तो यहाँ पर इस प्रकार ये बन के आया 3x - x = 3 + 5। 3 और 5 ऐड करेंगे तो आएंगे 8, और यहाँ पर 3x में से एक x घटाएंगे तो आएंगे 2x, और 2 का भाग लगेगा 8 में। तो इस प्रकार आंसर आएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है। समझते हैं इसको। 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, a बराबर -2 रखना है। यहाँ पर a है, a की जगह -2 रख दिया, a की जगह -2 रख दिया। इसे सॉल्व करेंगे। जब कोई किसी पे पावर 2 लगी है तो इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20, और ये माइनस माइनस प्लस तो 20 प्लस के 4 दूनी 8, ये गुणा कर लेंगे आपस में, माइनस के 8 और ये माइनस के 2। तो इस प्रकार देखते हैं, माइनस के 8 और माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 10, और 20 में से 10 जाएंगे, बचेंगे प्लस के 10। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। x - y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2x + y हो जाए। तो हमने मान लिया कि p जोड़ने पर, तो हमने x - y + p = 2x + y। अब क्या करेंगे, p को यहीं रखेंगे और इसे क्या करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। तो बराबर के दूसरी तरफ x को पहुंचाएंगे, x है प्लस की तो यहाँ हो गए माइनस के, माइनस के y हैं तो यहाँ हो गए प्लस के। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x और माइनस के x हैं तो 1x, 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा,
और यहाँ पर बाई बाई मिलकर 2 बाई हो जाएंगे तो 2 बाई। तो यहाँ पर ये आंसर p बराबर इतना आया। तो लिखेंगे अतः x माइनस बाई में x प्लस 2 बाई जोड़ने पर योगफल 2x प्लस बाई हो जाएगा। तो आपको लिखने का तरीका भी पता पड़ेगा कि हमें कितना लिखना है, इसलिए मैराथन क्लास ज़रूर देखें और अपने विद्यालय के डीएलएड ग्रुपों पे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल नया है और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और नोट्स इस प्रकार बनाए गए हैं कि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं, आपने अधिकांश देखा होगा, आपने अपने विद्यालय में भी देखा है कि ब्लैक बोर्ड पे आपके जो अध्यापक हैं वो पढ़ा के चले जाते हैं, तब तो आपको समझ में आता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद गणित समझ में नहीं आता है। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा कि आप पढ़ते हो तब तो समझ में आता है, फिर समझ में नहीं आता। उसका कारण यह होता है कि मुंह से बोलकर जो बताते हैं अध्यापक, वो क्या है, आपके माइंड कुछ देर तक तो समझता है, उसके बाद उसे निकाल देता है। और हमारी कोशिश यह रहती है हम लिख के बताते हैं। इस पीडीएफ में प्रत्येक बात जो बोली जा रही है वह लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप पीडीएफ से पढ़ेंगे और वीडियो से समझेंगे तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं और गणित आपको सरल लगने लगेगा। इसलिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो 84 45 76 64 64 पर मैसेज करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। ये 2020 में पूछा गया है, हमने मान लिया p जोड़ेंगे। तो वही प्रोसेस है कि ये a माइनस बी प्लस p ऐड कर लिया, p जोड़ दें तो इतना हो जाएगा 2a प्लस बी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो क्या होगा, माइनस के a हो जाएंगे, ये प्लस के थे, माइनस के b थे, ये प्लस के b हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं 2a में से a के जाएगा तो a बचेगा और b और b ऐड हो जाएंगे तो 2b हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस बी में a प्लस 2b जोड़ने पर योगफल 2a प्लस b हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रोहित के पास इतने आम हैं, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो कुल कितने आम थे, इतने आम थे, और दे कितने दिए, इतने। तो हम अंकों में मान के चलते हैं कि रोहित के पास यदि 10 आम थे और उसने उसने अपने भाई को 2 आम दे दिए, तो उसके पास कितने बचे। तो क्या करेंगे, जितने दिए हैं उससे घटा देते हैं, तो कितने बचे, 8। तो आप समझ गए। इसी प्रकार इसे करना है, जितने आम दे दिए हैं उन्हें घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जब कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर वाले संख्या या पद के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, देखते हैं दोस्तों, ये कोष्टक सेम खोल दिया और ऐसे ही लिख देंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लाइन आएगी। अब क्या करेंगे, सजाती पदों को ऐड कर लेंगे। 4x है और 2x ये है, ये एक साथ लिख दिए, माइनस के 3y है और प्लस के 3y है, ये एक साथ लिख दिए, और ये आपके प्लस के 7z हैं, माइनस के 7z हैं, एक साथ लिख दिए। अब आप देखेंगे इन्हें ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3y में से 3y प्लस के और 3y माइनस के हैं, जब घटाएंगे तो 0 ही आता है, 0 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा, 6x। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजक। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। व्यंजकों x प्लस 2y और 2x प्लस y के योग में 3 कोष्टक में x प्लस y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखें। तो इनको ऐड कर लेंगे, यही तो कहा गया है, इनके योग में इतना घटाएंगे तो इतना घटा देंगे। तो पहले लिखने का तरीका सीख लें। अब क्या करेंगे, कोष्टक खोल देंगे। जब कोष्टक खोलेंगे तो केवल यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये वाले पद के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अंदर क्या है, अंदर प्लस हैं तो ये दोनों माइनस के होंगे,
यहाँ माइनस है, 3 का भी अंदर गुणा करेंगे साथ में, तो यहाँ पर जो पूरा बनेगा इसे खोलेंगे तो बनेगा x प्लस 2y, और इसे खोलेंगे तो बनेगा 2x प्लस वाई, और इसे खोलेंगे पूरा कंप्लीट तो बनेगा -3x माइनस 3y। अब देखते हैं दोस्तों x, तो x के पद x एक तरफ कर लेते हैं, एक x ये है, 2x ये है, और माइनस के 3x ये हैं, तो ये लिख लिए। अब y का पद एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये एक साथ, ये x के एक साथ, ये y के एक साथ। अब देखते हैं, प्लस के हो गए 3x, माइनस के हो गए 3x, प्लस के हो गए 3y, माइनस के हो गए 3y। अब प्लस में से माइनस यानी 3x में से 3x घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी गांव में, ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है, और आपको बता दें आपके पेपर यानी 9, 10 और 11 तारीख में हैं, इसलिए समय बहुत कम है। तो आप किसी भी चैनल से या फिर किसी भी बुक से इतना न पढ़ लें कि आप लिख ना पाएँ, क्योंकि आपके पेपर एक दिन में 3 होंगे, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। यदि आप लेंथी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इतना लिखना ही नहीं है, क्योंकि आपको अतलग उत्तरी प्रश्नों में 30 शब्द लिखने हैं और लघुत्तरी प्रश्न में मात्र 50 शब्द लिखने, लगभग में, एक्यूरेट नहीं, कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहा है वही पेपर सही कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये नियम सभी पर लागू होगा, लेकिन ज़्यादातर यही होगा, क्योंकि हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में आपने जो परीक्षाएं दी हैं वो अलग थीं, उनमें 1-1, 2-2 पेज भरने थे, प्रश्न कम थे। यहाँ पर क्या है कि 2 घंटे का पेपर 50 नंबर को होगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न करने होंगे और लिखने होंगे। तो वही छात्र लिख सकता है जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेगा प्रत्येक सिलेबस को। तो आपसे यही राय है कि आप कम पढ़ें, सटीक पढ़ें। इसे डीएलएड में क्या है, पढ़ने का तरीका अलग है। यदि आप पढ़ने का तरीका चेंज नहीं करोगे तो आप पुराने रिजल्ट उठा के देख सकते हैं, क्योंकि ये 2021 में जो पेपर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर क्लास वालों का नहीं है, ये उनकी परीक्षा है जो बैक आती हैं जिनकी। तो इसका मतलब ये है कि गणित में बैक सबसे ज़्यादा लगती है। गणित में क्या, जो सब्जेक्ट आप तैयार नहीं करोगे, जो आपके वीक होंगे, उनमें बैक लगेगी। और 2 परीक्षाएं, 2 पेपर में यदि आप फेल हो जाते हैं तो बैक दे सकते हैं, यानी उनकी पुनः परीक्षा दे सकते हैं। यदि 3 में लगेगी तो आपका सेमेस्टर ही बैक हो जाएगा, आपको वह सेमेस्टर पुनः करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं। किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, बताएं पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पहले क्या करें, पुरुष की संख्या निकाल लें, महिलाओं की संख्या निकाल लें, फिर अंतर कर दें। देखते हैं पुरुष की संख्या कितनी है, इतनी। यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3 दिया है। तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर है 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3 रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिया, x y की जगह 1 और 2, y की जगह 2 और z की जगह 3। जब इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं, इसे 2 बार लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 × 6 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 8 तिया 24, माइनस के आएंगे, जो माइनस का चिन्ह चल रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 20 32 और माइनस के 24 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब देखते हैं महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या यहाँ पर क्या है, कितनी दी है, 2x प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर। तो इस प्रकार ये उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x और y के पद हैं तो x बराबर 1 लिखा, x y की जगह 1 और 2 और y की जगह 2। अब यहाँ पर घात 2 थी तो इसलिए इसे 2 बार लिख दिया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 × 2, 2 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस के 8। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 4 हो गए, माइनस के 8 हो गए। जब घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है 8। अब क्या करेंगे, अंतर करेंगे।
यही तो पूछा गया है इसमें कि बताओ पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो अंतर कर देंगे, अतः पुरुष पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अंतर, ये अंतर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, -4 और माइनस लगाएंगे चिन्ह अंतर के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 4 12। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 12 अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदों x² बाई x² माइनस x² माइनस x² बाई में सजाती पद है। ये 2021 में पूछा गया है। तो ये विकल्प था आपका, ये वाला सही है, x² बाई और x² बाई दोनों, क्योंकि सजाती पद देखते हैं उसमें चिन्ह और गुणांक हम नहीं देखते हैं, केवल जो आपके बीजीय पद होते हैं उन्हें देखते हैं। तो इस प्रकार आपका ये बीजगणित का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक नहीं कर रहे हैं आप, देख तो इतने रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, और अपने डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें पहले, तब आगे पढ़ाएंगे। जल्दी से शेयर कर दें, सभी छात्र शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं लासा पा तथा मासा पा। देखते हैं दोस्तों लासा और मासा, और इसमें आपके अपवर्तक अपवर्त इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी हमने रखे हैं इसमें, आपको मैराथन क्लास में पढ़ा रहे हैं। और आप पहले थ्योरी को समझें, क्योंकि हमारा मकसद क्या रहता है, हमने आपको बताया था बोलने की बजाय लिखने पर हम विश्वास करते हैं, जिससे आप पेपर टाइम रिवाइज कर सकें। यदि हम आज बोल के बता देंगे आज तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कल क्या है, आपके दिमाग से आधी बातें भूल जाओगे, और 2-4 दिन बाद तो आपको सब कुछ भूल जाना है, थोड़ा बहुत रहेगा याद। तो इसीलिए आप कहते हो कि मैथ कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, हम तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हिंदी हो, और जो हमसे पढ़ते हैं उन्हें सरल लगता ही है। सभी विषय की तरह इसे भी हम पढ़ाते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं कि अलग से कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे हिंदी जैसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम मेहनत बहुत करनी पड़ती है हमें इस पर, क्योंकि हम आपके जो लो छात्र है उसके दिमाग से के अनुसार स्वयं सोचते हैं कि यदि हम ऐसे होते तो हम क्या करते। तो जो कंडीशन उसके सामने होती हैं वह हम अपने सामने रखकर और नोट्स तैयार करते हैं। तो इस नोट्स को बनाने में कम से कम 1-2 महीने हमें लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि हमने एक बार नोट्स बनाए, फिर उसको क्या किया, फिर पुनः बनाए, फिर उसके दिमाग से सोचा, फिर उस प्रश्न को इस वह लो क्वालिटी का छात्र, कहने का मतलब ये है जिसने मैथ कभी बीए बीएससी या किसी में हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ा है, वो कैसे कर सकता है। क्योंकि जब उसने बीटीसी में डीएलएड में एडमिशन लिया है तो उसे सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो गणित भी पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा जब शिक्षक बन जाएगा। टेट, शिक्षक भर्ती, इसमें भी उसे मैथ ही करना पड़ेगा। तो एक बेस हमने बना के चला है, यदि आपने इससे कर लिया तो यही प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाएंगे, सी टेट में पूछे जाएंगे, शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे। तो आप अभी से अपना बेस बना के चलें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर 84 45 76 64 64 पर मैसेज करें। पीडीएफ से क्या है, आपका काम आसान हो जाएगा कि आपको लिखित रूप में ये नोट्स मिल जाएंगे और आप केवल वीडियो देखेंगे। 3 घंटे की 2 मैराथन क्लास, 1.5 घंटे की लगभग, और आपको क्या है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कम दिनों में। आपको रिवाइज करने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपवर्तक, जिसे विभाजक कहते हैं या फिर इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 15 के अपवर्तक, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई संख्या दी होगी और पूछा जाएगा इसके अपवर्तक लिखो, तो 15 के अपवर्तक यानी फैक्टर, तो इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं फैक्टर होते हैं वो निश्चित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपवर्त, जिसे गुणज कहते हैं और जिसे इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से गुणा करने पर उस संख्या के अपवर्त प्राप्त होते हैं। तो यानी ये अनंत तक प्राप्त होंगे। तो इन दोनों में यही अंतर है, जो फैक्टर होंगे वो फिक्स होंगे, निश्चित होंगे, और जो गुणज होंगे या मल्टीपल होंगे
वो निश्चित नहीं होंगे, वो अनंत तक जाएंगे। तो 3 के अपवर्त या किसी संख्या के अपवर्त लिखने को आए तो उसमें क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं से एक एक करके गुणा करते रहेंगे और आपके अपवर्त प्राप्त हो जाएंगे। तो 3 क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और भी आगे जितने आपको लिखने हैं। अब देखते हैं समापवर्तक। दी गई संख्या के उभयनिष्ठ अपवर्तक समापवर्तक कहलाते हैं। तो जो आपके कॉमन फैक्टर हैं वही हैं, दो संख्याएं दी हैं, 15 के अपवर्तक लिख लिए, 21 के अपवर्तक लिख लिए। इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वही आपके क्या है, समापवर्तक। एक कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इस प्रकार आपके समापवर्तक कौन कौन से हो गए, 1 और 3 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए समापवर्त बताइए, दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त समापवर्त कहलाते हैं। तो 4 के अपवर्त निकाले और 6 के अपवर्त निकाले, जो कॉमन मिल जाएं। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, 12 कॉमन है दोनों में, 24 कॉमन है दोनों में। तो ये क्या हो गए, समापवर्त हो गए। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसमें क्या है, पहले तो जो थ्योरी से समझ लेते हैं, फिर इसके जो मेथड हैं वो अलग से हम समझाएंगे। तो इसमें क्या है, महत्तम समापवर्त में इसमें क्या है, अपवर्तक हमने निकाल लिए, क्योंकि महत्तम समापवर्त को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। तो फैक्टर हमने बताए थे निकालना अपवर्तक, तो ये 15 और 21 के निकाल लिए। अब उभयनिष्ठ अपवर्तक, तो उभयनिष्ठ कौन कौन से थे इसमें, 1 और 3 हैं। अब क्या करना है, महत्तम समापवर्तक, तो इसका मतलब ये है हाईएस्ट कौन सा है इन दोनों में से। तो हाईएस्ट है 3। तो आप समझ गए। मासा किस प्रकार और निकाल सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये भी एक विधि है। लासा निकालने की विधि देखते हैं। इसमें 4 अपवर्त निकालेंगे, तो 2 संख्याएं लेनी हमने, 4 के अपवर्त, 6 के अपवर्त। 4 के अपवर्त ये हैं, 6 के ये हैं। अब क्या करेंगे, 4 और 6 के उभयनिष्ठ अपवर्त निकालेंगे। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या हैं, 12 हैं और 24 हैं। अब लघुत्तम समापवर्त, इसमें क्या है, लघुत्तम माने लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा लेंगे, तो सबसे छोटा 12 है। तो इस प्रकार जो लासा निकलेगा वो 12 निकलेगा। तो आप निकालना सीख गए। अब जो मेथड है उससे हम कराएंगे। हम आपको मैराथन में कोई शॉर्ट नहीं करा रहे हैं, जो सिलेबस है वही हम कंप्लीट करा रहे हैं वो समझा के। तो आप इसे अपने छात्रों में शेयर जरूर करें। देखते हैं दोस्तों, लासा की अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे गुणनखंड विधि भी कहते हैं। जैसे ये प्रश्न है, 15 तथा 20 का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये गुणनखंड से निकालेंगे, यानी 15। तो अभाज्य संख्याएं आपने देखी हैं, तो वही अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 15 है, 15 में पहले 2 का अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, तो ये होती हैं। तो पहले 2 का 15 में भाग दे के देखेंगे, नहीं जाएगा। 3 का देखेंगे, 3 का चला जाएगा। 3 का कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 3 यहाँ लिखा। एक बार देखते हैं अलग से, जैसे 15 है, एक करा देते हैं फिर आप समझ जाएंगे। ये 15 है, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 2 का पहले देखेंगे, नहीं जा रहा भाग 15 में। फिर 3 का चला जाएगा 5 बार। अब क्या करेंगे, 5 में देखेंगे, 5 में अब किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा। तो 5 एकन 5, जब तक 1 ना आ जाए। तो इसके जो गुणनखंड आपके प्राप्त हुए वो 3 और 5 हुए। इसी प्रकार 20 का ये किया है हमने, 2 का चला जाएगा भाग 10 बार, फिर 2 का चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा। तो इस प्रकार इसके जो गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब लासा में क्या करेंगे, लासा में समझते हैं। पहले क्या है, जो दोनों में कॉमन संख्या है, कॉमन क्या है, 5, एक बार लिखेंगे। जो कॉमन है एक बार लिख दी। अब क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है वो सभी उतार देंगे, ये उतार दी सभी। अब इनका आपस में गुणा करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। तो लासा कितना आया, 60। तो आप समझ गए, ये आपकी थी गुणनखंड विधि। नेक्स्ट देखते हैं 8, 12 तथा 30 का लासा। तो हमने आपको बताया 8 का पहले हमने निकाला 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 का निकाला 2 गुणा 2 गुणा 3, 30 का निकाला 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या करेंगे, लासा देखेंगे। तो लासा में जो कॉमन पहले देखते हैं, तो कॉमन है 2, एक बार लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये कॉमन है 2 में, तो एक बार ये भी लिख लिया। फिर क्या करेंगे,
अब एक बार कॉमन ये है इसमें 3, तो ये लिख लिया। अब बचा क्या, ये 2 बचे और ये 5 बचे, इसे भी लिख लिया। आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 120। तो ये लासा निकालने की क्या थी, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब देखते हैं भाग विधि। अब क्या करें, इन सभी को एक साथ ही रख देंगे। 8, 12 और 30 की भाग विधि है ये गुणनखंड निकालने की। इसमें क्या करते हैं, क्रम से देखते हैं। पहले 2 का भाग लगाएंगे, तीनों में से किसी भी संख्या में यदि चला जाए तो 2 का भाग देंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है पूरा पूरा उसे संख्या को ऐसे ही उतारते रहेंगे। तो 2 का भाग 8 में चला जाएगा 4 बार, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, और 2 का भाग 30 में जाएगा 15 बार। अब फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं 2 का भाग 4 और 6 में चला जाएगा, 2 का भाग फिर देंगे तो 2 बार जाएगा 4 में, 6 में जाएगा 3 बार, 15 में जाएगा नहीं, तो ऐसे ही उतार लेंगे। ये नियम है, नियम को समझ लें। जब एक बार समझ जाएंगे तो आप इसे रिवाइज करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब 2 का भाग फिर देंगे 2 में, तो एक बार जाएगा, 3 में जाएगा नहीं, ऐसे उतार लें, 15 में जाएगा नहीं, ऐसे ही उतार लें। अब 3 का देखेंगे तो 3 का क्या है, एक हमें जब तक 1 न मिल जाए 3 में देंगे भाग, एक बार जाएगा, 15 में 5 बार जाएगा। अब 5 का देंगे तो एक बार जाएगा। अब सभी 1 हो गए, तो इनका यदि आपस में गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। तो 2 विधि हमने बता दी लासा निकालने की। ये गुणनखंड विधि थी ये वाली, और ये थी आपकी भाग विधि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि तो वही है, हमने आपको बताई। 15 के गुणनखंड कितने हुए, 3 और 5, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। ये गुणनखंड करके देख लें आप। अब इसमें क्या है, जो कॉमन हो, लासा में सभी लिखते हैं, पहले कॉमन वाली संख्याएं, फिर जो बची सभी, और इसमें क्या है, जो कॉमन है वही लिख लेते हैं। तो दोनों में जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है केवल, तो मासा कितना होगा, 3। नेक्स्ट देखते हैं 8, 12 तथा 16 का मासा ज्ञात कीजिए। 8, 12 तथा 16 का मासा, तो गुणनखंड करके हम निकाल लेंगे इनके। तो गुणनखंड करके 8 की निकले 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार अब इसमें देखते हैं जो तीनों में अंक या संख्या मिल रही है वो 2 है। एक बार ये 2 बार मिल रही तो 2 बार लिखेंगे, जितनी बार मिल रही कॉमन तीनों में, तो 2 दूनी 4, तो इसका जो मासा आएगा वो आएगा 4। भाग विधि समझते हैं, क्योंकि आपने भाग विधि कम समझी होगी लेकिन इसका उपयोग अधिक है, क्योंकि जब बड़ी संख्या आएंगी तो आप गुणनखंड से नहीं कर सकते। ये संख्या है 671, 781, 1441 का मासा ज्ञात कीजिए। आप क्या करें, 2 संख्याएं ले लें, सबसे छोटी उससे बड़ी, तो सबसे छोटी का भाग लगाया उससे बड़ी में। तो यहाँ पर क्या है, एक बार भाग लगाना है आपको। जब एक बार, जितनी बार जाए भाग एक बार ही देना है, चाहे 15 बार जाए, 20 बार जाए, 50 बार जाए, 60 बार जाए, लेकिन एक बार उस संख्या का भाग दे दे। तो एक बार हमने भाग दिया तो एक ही बार गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने एक बार गया, 671 घटाया तो 110। अब यहाँ समझते हैं, अब घटाया 110, अब क्या करेंगे, भाग का यहाँ चिन्ह ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पर जिसका पहले भाग दिया था वो यहाँ संख्या लिख लेंगे। तो अब इसमें भी 110 में 110 का 671 में भाग देंगे, एक बार देंगे, कितने भी बार जाए, चाहे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। तो 110 का 671 में हाईएस्ट भाग जाएगा। मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है। तो 6 बार में गुणा करके देखेंगे, 110 छिंग 660। अब घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस, जब 11 बचा तो भाग का ये ऐसे करके चिन्ह बनाया, और इससे पहले कितने का भाग दिया था वो अंदर लिख लिया। जब अंदर लिख लिया तो 11 का भाग 110 में देंगे तो 10 बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। जब 2 संख्याओं में जब ऐसा हो जाता है पूरा पूरा चला जाए, तब नेक्स्ट संख्या का यूज करते हैं। तो इस जितनी बार यहाँ पर भाग दिया था उसे उसका भाग जो नेक्स्ट संख्या थी उसमें देंगे। तो एक बार देना है हमें, चाहे 100 बार जाए, 120 बार, कितने भी बार जाए। तो 11 का भाग 131 बार देंगे
तो आपका पूरा पूरा 1441 आ जाएगा। इसलिए जो मासा बनेगा आपका ये बनेगा क्या, 11। तो आप समझ गए, इसी प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं में मासा तथा लासा में संबंध क्या होता है। ये आपका होता है मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये सूत्र है। और इनसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। और एक सूत्र ये है मासा इंटू लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखते हैं एक एक करके प्रश्न समझते हैं। दो संख्याओं का मासा 18 तथा लासा 504 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे मासा इंटू लासा बराबर प्रथम संख्या यानी पहली संख्या इंटू द्वितीय संख्या यानी दूसरी संख्या। देखते हैं दोस्तों, मासा यहाँ पर दिया है 18, ये लिख दिया। लासा दिया है 504, ये लिख दिया। और पहली संख्या ये लिख दी 72, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 72 का भाग इसमें लगा देंगे। तो ये 72 का भाग लगा दिया हमने 18 गुणा 504 में, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 72 का भाग 504 में लगाएंगे, 7 बार जाएगा। तो 18 का 7 में गुणा करेंगे 126 आएगा। तो इस प्रकार दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई 126। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 2 तथा उनका गुणनफल 48, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 48, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र था मासा इंटू लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो मासा है 2, लासा ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल है 48, 2 का भाग लग जाएगा 48 में। तो लासा आपका आएगा 24, जब 2 का भाग 48 में लगाएंगे तो निकल के आएगा आंसर 24। और आपको जैसे हमने कराए प्रश्न, जितने स्टेप कराएं उतने स्टेप करेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप स्टेप गायब ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, लासा के जो प्रश्न और भी किस प्रकार से बन सकते हैं, जो आपके टाइप हैं और आपके पेपर में पूछे भी गए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी आप समझ में आ गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी छोटी में लासा निकालेंगे। ज्ञात कीजिए जिसमें 16, 24, 36 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि इस प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है कि लासा निकालें कि मासा। आपको छोटी से छोटी दी है तो यानी लासा। यहाँ पर आपको पहले ही पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी छोटा। तो आप निकाल सकते हैं भागविधि से, इसे भागविधि से कर लेंगे। तो आपका ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 2 यानी 144। इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 से भाग दिया जाए तो सदैव 3 शेष बचे। तो क्या करेंगे, छोटी छोटी के लिए आप लासा निकालेंगे। पहले आप लासा निकाल लें, तब 3 का जो हमें करना है वो बाद में करेंगे। तो लासा आया 72 और 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अभिष्ट संख्या आएगी 75 और यही हमारा आंसर होगा। आप समझ गए। इस प्रश्न में क्या था, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 से भाग दिया जाए तो सदैव 3 शेष बचे। जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो पहले लासा निकाल लेंगे सभी संख्याओं का, और जब लासा निकल आए तो उसमें 3 जोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष फल क्रम से 3, 5, 8 बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले तो हम लासा निकालेंगे ही। तो लासा जब हम निकालेंगे इसका तो आएगा हमारा 1008। ये भागविधि से हमने लासा निकाल दिया। अब इनका क्या काम है, वो क्या करें। ये बताया है कि अगर 16 का भाग 1008 में लगाएं तो 3 बचे। ये इसमें भाग नहीं लगाएंगे, वो अभिष्ट संख्या प्राप्त होगी। यानी कोई संख्या है उसमें 16 का भाग लगाए तो 3 शेष बचे, 18 का भाग लगाएं तो 5 शेष बचे, 21 का भाग लगाएं तो 8 शेष बचे। तो वह संख्या बतानी है। तो वह संख्या निकालने के लिए आपको लासा पहले आपने निकाल लिया है। अब क्या करें, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, 21 में से 8 घटाएंगे तो 13। तो आप क्या करें, इसमें से जो आपका लासा निकला है उसमें से 13 घटा देंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा 995।
ये सभी टाइप आप रिवाइज कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। ये तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसका मतलब ये है आप लासा निकालें। तो लासा जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 120। और यहाँ पर जो टाइम दिया है वो दिया है मिनट में, तो 120 मिनट निकलेगा। 120 मिनट का मतलब है घंटे में बनाएंगे तो 60 का भाग लगाएंगे तो इसका मतलब 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 2 घंटा ऐड कर देंगे, 11 बजे हैं तो यानी 13, यानी हम कह सकते हैं 1 बजे दोपहर के, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मासा के प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, 24, 60 और 84 का मासा निकाल लेंगे। तो 24 भाग 20 से निकाल लें आप, या गुणनखंड 20 से, तो इसका क्या आएगा निकल के? 12 आएगा। ये भाग 20 से निकल के आया है 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचें। तो इसको कैसे करेंगे? 134 में से 9 घटाएंगे तो 125, 159 में से 9 घटाएंगे 150, 184 में से 9 घटाएंगे 175। ये प्रोसेस समझ लें किस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं लासा और मासा में। प्रश्न की लैंग्वेज लगभग एक सी होती है, केवल यहाँ पर बड़ी और छोटा लिखा हो और प्रश्न भी करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। ये आप रिवाइज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार 125, 150, 175 इनका मासा निकालेंगे। भाग 20 से निकाला तो यहाँ पर निकल के आया 25। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 25। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम तरीका बता रहे हैं, सॉल्व आप स्वयं करें। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचें? तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो 411 में से 3 घटाएंगे, यानी जो क्रमशः शेषफल को घटाते रहेंगे, इसका 4, तो इसमें से 4 घटाएंगे। 684 में से 821 में से 5 घटा देंगे। तो इस प्रकार जो बचा 408, 680, 816 और इसका मासा निकालेंगे। जब मासा भागवेद से हमने निकाला, हमने आपको भागवेद इसीलिए सिखाई थी, जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको आसानी होगी, नहीं तो गुणनखंड करने में आपके 2-4 पेज भर जाएंगे और कोई मतलब नहीं। तो ये सीख ले। 136 आया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 863, 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे करने। इसको क्या करने, आपस में संख्याओं को घटाएंगे। 969 यानी 969 में से 863 घटाएंगे 106, 969 में से 545 घटाएंगे 424, 863 में से 545 घटाएंगे 318। अब हमारे पास ये संख्याएं मिल गई। अब इनका मासा निकाल लेंगे। जब इनका मासा निकालेंगे कितना आया, इनका मासा निकालेंगे तो 106 आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? 106। लेकिन ये भी पूछा है वह शेष यानी समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो समान जो शेष बच रहा है वो कौन सा शेष बच रहा है? तो एक बार क्या करेंगे, जो संख्या है किसी भी संख्या में, जैसे हमने ये संख्या ले ली 545 और आंसर आया 106, इसका भाग लगा देंगे, 15 बचा। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो एक बार क्या करेंगे, दूसरी संख्या भी ले ले, सभी में समान शेष बचेगा। 863 हमने ली और 106 का भाग लगाया, तब भी 15 आया। इस प्रकार जो अभिष्ट शेष है वो कितना है? 15। तो इस प्रकार इसे प्रश्न को करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वृत्त। समझते हैं, ये आपका सिलेबस से ही टॉपिक है। वृत्त की परिधि या जिसे परिमाप भी कहते हैं, और कभी कभी आपके पेपर में पूछा भी गया है कि वृत्त का परिमाप बताइए, तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। वो परिधि है। तो इसका सूत्र होता है 2πr और पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर आपके पेपर में दी हो 3.14 भी होती है। तो आर यहाँ पर है त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास/2। वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो इस प्रकार देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी हमें त्रिज्या चाहिए और वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 का भाग लगाएंगे तो निकलेगी 7 सेंटीमीटर। अब 7 यहाँ पर रखेंगे आर की जगह, और 2 गुणा पाई की जगह 22/7, और 7 का भाग लगाएंगे 7 में, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्या निकली परिधि। नेक्स्ट देखते हैं 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो परिमाप यानी परिधि, और परिमाप यानी परिधि, और परिधि का सूत्र है 2πr। हमें r ज्ञात करना है। यहाँ पर व्यास दिया है तो हम क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। तो व्यास का आधा कर देंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें त्रिज्या r की वैल्यू लगानी है सूत्र में। तो 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2। तो यहाँ पर 7 का भाग लगाएं 35 बार, 7 पंजे 35 और 2 का भाग लगाएं, 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर है 110 सेंटीमीटर जो परिमाप निकला। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। पाई की जगह 22/7 लगाएंगे, 7 2 बार लिखेंगे क्योंकि r 2 बार है, r² का मतलब r गुणा r। तो इस प्रकार 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रश्न को देखते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया है 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो त्रिज्या देखते हैं, इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। व्यास का आधा कर देंगे, व्यास है हमारा 77, 2 का भाग लगा दिया, ये हमें त्रिज्या मिल गई। यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर में, यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर में व्यास, और यहाँ पर किलोमीटर में। तो सभी को विमाएं सभी समान कर लेंगे, किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को पहले मीटर में बनाएंगे तो 1000 का गुणा किया। अब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 का गुणा किया। अब क्या करेंगे, 100 का गुणा हो गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 का भाग लगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 ये और 2 जीरो इसमें कर देंगे तो 242 और 2 जीरो लगा दिए। तो इस प्रकार ये निकला आपका, ये आपका निकल आया सेंटीमीटर में। अब देखते हैं चक्कर बराबर दूरी बट्टे परिधि। दूरी हमारे पास आ गई और परिधि का सूत्र 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह हमने यहाँ पर निकाला है। अब इसे क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 11 बार भाग गया तो यहाँ पर ये आया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ये 22 का भाग चला जाएगा, 11 और 2 जीरो 1100, 1100/11। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 100, यानी चक्कर कितने निकले 100। इन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए तभी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आयत। आयत का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का अगर योग कर देंगे तो आपको परिमाप प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, चारों भुजाओं का मान दिया था और आपसे पूछा गया था कि आप बताइए इसमें परिमाप बताइए आयत का। तो आपको कुछ नहीं करना था, उनको क्या है ऐड करना था जो भुजाएं दी थी सेंटीमीटर या जिसमें दी थी। आयत का विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग।
अब प्रश्न देखते हैं, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई और गुणा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जगह 8 और चौड़ाई की जगह 6 गुणा में लिखी है, तो 8 छिंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का जो सूत्र है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 12 चौड़ाई 5, 12 5 17, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। 5 चित्र में आयत की भुजा दी गई है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो वैसे तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर यदि आपको सूत्र भी नहीं पता है तो इनको सबको अगर जोड़ देंगे तब भी 18 ही आएगा। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई 3, तो 6 3 9, 9 दूनी 18। सूत्र से करें तब भी और बिना सूत्र से करें तब भी, आप देखकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, तो यानी आयत का सूत्र लगाएंगे। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, क्षेत्रफल की जगह लगा देंगे 117। लंबाई दी है 13, लंबाई कितनी दी है आपकी 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकाल लेंगे, तो 13 का भाग 117 में लगाएंगे तो 9 सेंटीमीटर, यानी 9 बार भाग जाएगा। तो चौड़ाई कितनी आई 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। तो यहाँ पर ना कुछ दिया है, लेकिन आपने पहचान लिया कि लंबाई और चौड़ाई दी है। जब लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है तो आयत है, यदि समान है तो वर्ग होगा। तो आयत का परिमाप लगाएंगे, क्योंकि कोई आयताकार हम मान लेते हैं, ऐसे करके मैदान है तो ऐसे करके लगाएंगे। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दी है 110 और 140, इन्हें आपस में ऐड करेंगे 150 और 150 का 2 में गुणा करेंगे 300 सेंटीमीटर। तो जो तार लगेगा वो 300 सेंटीमीटर लंबा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 भुजा। प्रश्न समझते हैं, 2018 में पूछा गया है। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणा 6 2 बार लिखेंगे, तो 6 गुणा 6 में करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप लिखें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 36 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा में कर देंगे, 4 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण 5 √2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए तथा वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण है, सूत्र क्या है, √2 गुणा भुजा। तो 5 √2 यह क्या है, दिया है पहले से वर्ग का विकर्ण। तो आप क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे, 2 का √2 का भाग लगेगा। तो इस प्रकार √2 का 5 √2 में भाग लगाएंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है तो भुजा का वर्ग, तो भुजा यहाँ पर हमने निकाली 5, 5 गुणा 5 हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप समझते रहें, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं
असमान हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझते हैं दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। उसका सूत्र क्षेत्रफल का क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 है और विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वह तीनों भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी। समझते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने एस बराबर जरूरत पड़ेगी सूत्र में, तो निकाल लेते हैं। ये सभी भुजाएं ऐड करके 2 का भाग लगाएंगे तो 21 सेंटीमीटर आएगा। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बराबर 15, बी बराबर 13 और सी बराबर 14 और एस बराबर 21 यहाँ पर सूत्र में रखेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सभी के मान रखे, तो 21 में से 15 गए 6, 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7 और ये 21 ये वाले हैं, आपस में गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार गुणनखंड कर लिए हमने, क्योंकि सरल हो गया हमें कि 2-2 के पेयर जब बनाएंगे तो वही संख्याएं अंडर रूट से बाहर निकल आएंगी। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो इस प्रकार 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है अंडर रूट 3/2 भुजा। और इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। इस प्रकार आप भुजा का मान लगाएंगे 8, तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर है इसका मतलब ये है 8 को 2 बार लिखेंगे। जब 8 को 2 बार लिखेंगे तो 4 का भाग लगाएंगे, 8 में 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो आप इस प्रकार लिखेंगे 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई का सूत्र क्या है? अंडर रूट 3/2 भुजा, और भुजा का मान लगाएंगे 6 और 2 का भाग लगाएंगे 6 में 3 बार और इसे लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या जिसे लंब बोलते हैं। और कर्ण निकालना हो तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये होता है। और इसमें हम आपको समझा दें, जो 90 है उसके सामने कर्ण होता है और ये आधार है, और कोण थीटा कोण है उसके सामने लंब होता है। देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार क्रम से ये दिए हैं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा लंब होगा। तो लंब और आधार की जगह मान रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे, 12 में 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए और आपके गणित का सिलेबस हमने 2 मैराथन क्लास में कंप्लीट करा दिया है। और ये आप रिवाइज जरूर करें, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके पेपर एक दिन में 3 होंगे, तो आप किस प्रकार पढ़ें। हमारे पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप पढ़ने का तरीका सीखें। ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमए नहीं है, ये डीएलएड जिसे बीटीसी कहते थे ये वह है। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। यदि आपका पढ़ने का तरीका गलत है तो आप समझ लें कि आपको आगे चल के दिक्कत होगी। आप स्वयं समझ सकते हैं, जब हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, एक दिन में 3 पेपर होंगे, तो हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। हम प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक टॉपिक की यदि आपको 2-3 लाइनें याद हैं तो वहाँ आप लिख सकते हैं। कुछ तो लिखेंगे, कुछ मिक्स करके लिखेंगे, कुछ तो लिख सकते हैं। यदि आप एक ही टॉपिक या एक ही टॉपिक की आप 4-4, 5-5 पेज याद कर लेंगे तो क्या होगा। बहुत से हमने देखा है कि एक ही विषय की कम से कम 30, 35, 40 वीडियो बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो इतना लेंथी पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को आगे चल के दिक्कत आएगी।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से पढ़ें। जो आपके पेपर होंगे, आपको पेपर में लिखना है, वहाँ पर आप स्वयं अपने आप को आंकें, अपने आप को परखें कि हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं, आप सिलेबस को कंप्लीट करिए और पुराने पेपर हल कीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये नया चैनल है, जितने भी देख रहे हैं सभी छात्र पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से पहले सब्सक्राइब करें और डीएलएड ग्रुपों में इसे शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।